नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि एमओ क्लासेस में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए घटनाचक्र पूर्वावलोकन को लेकर आए हैं, जिसमें कल हम लोगों ने पूर्वावलोकन राज्य व्यवस्था का पहला लेक्चर देखा था, जिसमें मैंने आपको भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ उस पर चर्चा किया है। दोस्तों, घटनाचक्र के पूर्वावलोकन के महत्व हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसमें ये महत्व इसका यही है, हम चाहे जो एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, या कोई भी वनडे एग्जाम चाहे जो भी दे रहे, बिहार पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी पीसीएस, कुछ भी दे रहे हो, जहां पे आपका जीएस पूछा जा रहा है वहां पे पूर्वावलोकन, घटनाचक्र का पूर्वावलोकन आपके लिए रामबाण सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि आपने इसे पढ़ लिया। इनके द्वारा जो दिए गए प्रश्न है, इसमें जो कि ये कैसा है, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संकलन है। अगर आपने कर लिया तो आप क्या कर सकते हैं, आपके एक तैयारी की मेच्योरिटी डेवलप हो जाएगी। मेच्योरिटी क्यों हो जाएगी? क्योंकि आप विभिन्न आयोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को समझ सकते हैं, उनके नजरियों को समझ सकते हैं और उनके पूछने के दायरा को समझ सकते हैं। इसलिए क्योंकि प्रश्न वहीं से बनते हैं, सोच लोग और स्रोत वही है, आप क्या करिए, एक संकलन दिया गया है जिसमें आप करके टैकल कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इसका फायदा यह है, अगर हमने इसको कर लिया, तो कोई भी एग्जाम देगी उसमें से जीएस का 90% लगभग आपका जीएस आपका कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि लगभग प्रश्न इसने पूरा टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करके दे रखा है, प्रश्न दे रखा है और उसके नीचे बॉक्स के नीचे भी उसने एक्सप्लेन करके रखा है। इसलिए आप सभी लोग इस सीरीज को देखें और निश्चित तौर से मेरे जो बताने का लॉजिक है, समझाने का लॉजिक है, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कल हम लोग दोस्तों यहां तक देख लिए थे, भारत शासन अधिनियम जो चल रहा था उसमें 1947 तक देख लिया था। अब उसके आगे हम देखेंगे क्या, उसके आगे क्या है, भारत में संविधान का विकास और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आपको पता है दोस्तों, भारत चूंकि कोई भी शासन प्रणाली हो, संविधान होता क्या है? संविधान जो होता है वो किसी भी देश की सर्वोच्च विधि होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोई भी देश होगा उसके लिए नियम और कानून होंगे जिसके तहत उसका शासन प्रणाली चलेगा। जब ब्रिटिश कंपनी यहाँ राज कर रही थी तो वह ब्रिटिश कानून जो बनते थे, जो ब्रिटिश संसद बनाती थी, उसके अनुसार कार्य करते थे। लेकिन भारतीयों की जो शुरुआत, भारतीयों जो कहना था, भारतीयों की बात करें, कौन से भारतीय सर्वप्रथम थे? 1895 के आसपास आपके तिलक साहब, यानी बाल गंगाधर तिलक, इसमें नहीं दिया गया, मैं बता रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि जो संविधान होना चाहिए वो भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, भारतीयों के अनुसार होना चाहिए। सर्वप्रथम संविधान की बात की गई थी, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक दोस्तों, तो संविधान क्या होता है? किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है जिसके तहत उस देश की शासन प्रणाली चलाई जाती है। अब यहाँ समस्या यह है, संविधान आखिर मांग की क्यों गई? यहाँ पे क्या था, ब्रिटिश कंपनी काम कर रही थी, शासन कर रही थी ब्रिटिश क्राउन के तहत। अब जब ब्रिटिश संसद यहाँ काम कर रही, कानून बनाते, भाई लोग हम, पैसा हमारा, देश हमारा, और आप आके हमारे जुल्म करें, आप हमारे शोषण करें। यानी आप जो बोल दिए वो कानून है, उसका कोई ना नियम है ना प्रक्रिया है। और कानून कैसे है? कानून ऐसा है जो आपके हित में हो, भारतीयों के हित में नहीं है। किसके हित में है? उनके हित में था। इसीलिए भारतीयों की मांग थी, भाई साहब हम आपके कानून से चलने वाले नहीं हैं, हम क्या करेंगे, हमारा अपना खुद का संविधान होना चाहिए, हम अपने संविधान के अनुसार से काम करेंगे। इसी के मद्देनजर क्या किया गया कि संविधान की मांग उठने लगी। और संविधान की जो सर्वप्रथम संविधान सभा जो सर्वप्रथम मांग उठी है, कौन किया दोस्तों? 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया। यानी स्वराज पार्टी ने क्या काम किया? सर्वप्रथम कहा, भाई साहब हमें एक संविधान सभा दीजिए जिसके तहत क्या करेंगे हम संविधान सभा बनाए, मतलब संविधान बनाएंगे। इसके पहले आपको पता होगा दोस्तों, जो 1900, बैकग्राउंड थोड़ा सा लेके चलते हैं जो आपको याद करने में थोड़ा सही रहेगा। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, एक्ट आया था, इसके 10 साल की समीक्षा के बाद क्या है, साइमन कमीशन। कब आया साइमन कमीशन? 1928 में। जब साइमन कमीशन जो 7 सदस्य था, पूरे तरीके से क्या था, अंग्रेजों के सदस्य थे। भारतीयों ने इसका विरोध किया। इन्होंने एक चुनौती दे दी।
चुनौती जब दिया तो उसमें ये कहा गया, अच्छा आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, चलिए आप संविधान बना लीजिए, बताइए। यानी अंग्रेज अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझते थे, उनको ये लगता था भारतीय जो है ये बेकार है, इनको इतनी समझ नहीं है, कानून बना सकते हैं, संविधान बना सकते हैं। उस वक्त क्या हुआ था आपको पता है, नेहरू रिपोर्ट एक जारी की गई थी। कौन सी? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई दोस्तों? 1928 में आई। ये ये एक तरह जो नेहरू रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसी चैलेंज के, साइमन कमीशन चैलेंज का परिणाम था कि, और एक प्रकार से देखा जाए मोटे लेखा से उसने संविधान का निर्माण किया। शुरुआती अगर देख जो प्रारूप देखा जाए उसका, वहीं से मिलता है। उसके बाद, अब उसके बाद ये चलता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने भी 1934 में कहा कि हम स्वराज क्या चाहे, हमें संविधान सभा चाहिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से बात करें कि किसने कहा था, तो संविधान सभा गठन के बाद एम.एन. राय जी ने कहा था 1934 में एम.एन. राय जी ने सर्वप्रथम क्या कहा था, संविधान सभा की बात कही थी, गठन करने की बात कही। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आती। स्वराज पार्टी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी पहली बार कहती है क्या, पटना में। कहा कहती है? पटना में कहती है कि हमें क्या चाहिए, संविधान सभा चाहिए। आधिकारिक रूप से कहती है भाई हम भी संविधान सभा की बात करते। उसके बाद आपको पता है, और इसकी पुष्टि जो है 1936 के जो फैजपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जे.एल. नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू जो किए थे। इसमें भी ये ध्यान से, जो फैजपुर का अधिवेशन है, ये ऐसा पहला अधिवेशन था जो गांव हुआ था। इसी में कहा गया कि हमें क्या चाहिए, एक संविधान सभा चाहिए, उसके द्वारा हम क्या करेंगे, अपना संविधान निर्माण करेंगे। अब रही बात ये, तो अब आपको पता है दोस्तों, इसी समय युद्ध शुरू हो चुका है। कौन सा युद्ध शुरू हो चुका है, कब? 1939, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो चूंकि ब्रिटेन भी लड़ रहा है, ब्रिटेन की क्या चाहिए, सेना चाहिए। और सेना कहां होती है, जहां संख्या ज्यादा होती है। संख्या कहां ज्यादा है, जनसंख्या कहां ज्यादा है, भारत में। यानी अब ब्रिटिश सरकार को झक मार के भारत के पास, भारत के तलवे चाटना पड़ेगा। भाई साहब आ जाइए, भाई साहब आ जाइए। क्यों? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध जीता था मित्र राष्ट्रों ने, उसका एक बड़ा रीजन ये था भारत। क्यों? क्योंकि भारत के ही बहुत से सैनिक वहां गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए और जीत भी दिलाई। यानी ये महत्व उस वक्त ब्रिटेन को पता था, अगर भारत हमारे साथ रहेगा हम किसी भी विश्व युद्ध को जीत सकते हैं। अब चूंकि भारतीयों की इतनी समझ हो चुकी थी कि हमें अपने शासन प्रणाली कैसे चलानी है, ये कौन है और हमें इनसे क्या फायदा, क्या नुकसान, उनको पता था कि जो ब्रिटेन का है हमारा तलवा जो चाट रहा है, उसका एक बड़ा वजह क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में उसका समर्थन करना। अब हुआ क्या, इसी समय, चूंकि इसमें नहीं दिया कि मैं बता देता हूं। एक आते हैं लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो जो कहते हैं 8 अगस्त 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं। आप पढ़ेंगे इतिहास में, आप पढ़ते होंगे, अगस्त प्रस्ताव लेकर आते हैं। और अगस्त प्रस्ताव उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि हम, अगर पूछा जाए, सुनिएगा, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो ने कहा कि सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम आपके लिए संविधान सभा की गठन की प्रस्ताव मंजूरी किया। कहा भाई साहब आप युद्ध में समर्थन कर दीजिए, हम आपकी जो मांग है संविधान सभा की गठन की, हम उसका स्वीकार करते हैं, आपको गठन किया जाएगा। पहली बार अगर पूछा जाए, कभी प्रश्न पूछा जाए कि आखिर ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब संविधान सभा गठन करने को स्वीकार किया था, और भारतीयों के लिए बहुत बड़ी जीत थी, लॉर्ड लिथगो की अगस्त प्रस्ताव में। उसी के मद्देनजर आप ध्यान दीजिए 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन जो था, इसमें क्या था, ये क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि भाई साहब आप संविधान निर्माण कर लीजिए। कहना अच्छा, अगर संविधान हम निर्माण करते हैं तो इसमें 2 शर्तें रखी गई। अच्छा, संविधान जब निर्माण करेंगे, क्योंकि भारत में क्या थे, कुछ राज्य थे, कुछ रियासतें थी, कुछ अलग भी थे, कुछ मतलब कि जैसे पूर्वोत्तर के साथ क्षेत्र थे, सीमा पश्चिमोत्तर के क्षेत्र थे, कुछ ऐसे क्षेत्र बटे हुए थे। अब जो क्रिप्स मिशन आया, इतना वाहिवाद मिशन था, इतना घटिया मिशन था। इस मिशन में भी ब्रिटिश सरकार क्या चाहती थी, अपनी मंशा को पूरा करना। इसने कहा ऐसा है, संविधान तो बना लीजिए, संविधान बना लीजिए और लिखित संविधान बनाइएगा, लेकिन अगर आपका संविधान जिसको स्वीकार नहीं होगा अपना अलग संविधान बनाएगा। यानी जो रियासतें हैं वो अपना अलग संविधान बना सकते, अगर आप संविधान से नहीं सहमत हो। भारतीय को अच्छा तुम ही ससुर बड़े बुद्धिमान हो, यानी
हमारे घर के भाइयों को ही आपस में बांट रहे हो। यानी एक इतनी कुटिल मंशा ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश सरकार की, कि बांटने में लगी हुई। उसका चूंकि शासन किस पे था, बांटो और राज करो। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसको भी मना कर दिया गया। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के बीच में दोस्तों एक आते हैं बेबल, लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल जो थे, ये जब विश्व युद्ध चल रहा था उस वक्त भारत के सेनापति थे। उसके बाद 1945 में क्या बनकर आते हैं, वायसराय बनकर आते हैं। अब इनकी कहानी ये थी, एक कहावत सुनाता हूं। एक बार कुछ घोड़े युद्ध में लड़ने जा रहे थे, तो एक लोहार के पास पहुंचे। तो आपको पता है क्या, नाल ठुकवाते हैं ना, पैर में नाल ठुकवाया जाता है, तो वैसे नाल ठुकवा रहे थे। एक मिक्चूर आ गई। मिक्चूर समझते हैं, जो मिटकी, छोटे छोटे जो मटकी होते हैं, उसे मिक्चूर कहा जाता है। वो आ गई। अब किया क्या, जब मिटकी आ गई तो कहा हम नाल ठोक दो, हम विश्व युद्ध लड़ने जा रहे हैं। मतलब हम भी युद्ध लड़ने जा, हमें भाई जो लोहार था दौड़ा के मारा उनको। कहा यार तुम बड़ी वाहिवाद इंसान, तुम कहां नाल ठुकवा लोगी। वही स्थिति बेबस साहब की थी। ये कह रहे थे आप सब लोग कुछ नहीं बोला, हम संविधान बनवाने का प्रस्ताव जो लोग नहीं स्वीकार करे, कांग्रेस या मुस्लिम लीग नहीं करे, हम स्वीकार करवाते हैं। इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसका नाम है शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन। इन्होंने ये कहा, बड़ा बुद्धिमान, बहुत कूटनीतिक है बेबल। अब कहता है संविधान शपथ बन जाएगा भाई साहब, और जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका उसमें भी क्या करेंगे, आधे हिंदू रहेंगे आधे मुस्लिम रहेंगे। यानी मुस्लिम जो होंगे मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व करेंगे और हिंदू जो है हिंदू को प्रतिनिधित्व करेंगे। मतलब क्या, फिर से बांटने की राजनीति कर रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और जिन्ना ने पूरी, जिन्ना लगभग थोड़ा बहुत स्वीकार भी किया, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से, जो उसके वार्ता करता था, वो वार्ता करता थे सरदार पटेल साहब ने पूरी तरीके से धिक्कार के मना कर दिया। उसके बाद आता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में यह कहा गया कि ठीक है आप संविधान बनाइए, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रतिनिधि चाहिए। क्योंकि संविधान कैसे सभी तो भारतीय मिलकर बना नहीं सकते, तो आप उनमें से कुछ चुन के आएंगे भारतीयों में से, जो वही संविधान बनाएंगे। इसलिए क्या क्या, प्रतिनिधि निर्वाचन आधार पर गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। कैसी थी संविधान, कैबिनेट मिशन के द्वारा अगर पूछा जाए कि संविधान सभा कैसे गठित की गई, कैबिनेट मिशन के ही द्वारा गठित की गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं जो कहानी समझा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे। संविधान सभा निर्वाचित थी। अब ये ध्यान देना है कि संविधान के और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। इसका मतलब ये था, जनसंख्या का आधार मतलब यह था कि प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को चुना गया। कहां के चुना गया प्रतिनिधि, जो प्रांत की विधानसभाएं थी। पहले समझता हूं, पहले अब आइए कोई चीज समझाता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए ये एक राज्य है, ठीक, राज्य की जनता है। राज्य की जनता, राज्य में कौन थे, मान लीजिए विधायक आज के चलते हैं, विधायक। जनता ने विधायक को चुना और विधायक ने संविधान सभा के सदस्य को चुना। किसके, संविधान सभा के सदस्य को चुना। ठीक, और जनता कितने, 10 लाख की जनता ने, 10 लाख की जनता ने मिलकर एक विधायक को चुना। क्या, 10 लाख की जनता ने मिलकर एक विधायक। मैं समझ ली कभी, ये विधायक, मेरा कहने का मतलब ये था, जो उस वक्त प्रांतों में जो प्रतिनिधि चुने गए तो उनको हम विधायक के नाम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और जो संविधान सभा के प्रतिनिधि यहां मैंने लिख रखा है। यानी 10 लाख जनता ने एक विधायक को चुना, उस विधायक ने संविधान सभा के सदस्य को चुना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, अब हुआ क्या, संविधान सभा में कुल कितने सीटों की संख्या निर्धारित की गई, 389। अब 389 सीटें पूरे निर्धारित की गई, उसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई। मतलब क्या, यानी 296 सीटें जो थी ब्रिटिश भारत, मतलब ये हो गया ऐसे शासन, मतलब ऐसे क्षेत्र जिसपे, जहां पे शासन ब्रिटिश सरकार के था। और दूसरा 93 सीटें, 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की गई। अब समझते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कैसे। देखिए, टोटल कितने संविधान सभा में सदस्य,
389 टोटल सदस्य 389 है। अब इसको दो भागों में कर लीजिए। पहला क्या, पहला दो भागों जब बांटेंगे, जब दो भागों में आपने बांट लिया, 296 सदस्य जो थे ब्रिटिश प्रांत से, किससे थे, ब्रिटिश प्रांत, ठीक। और 93 सीटें जो थी रियासतों से था, रियासतें जो कि भारत में बहुत थी इसलिए रियासतों से था, ठीक ठीक दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ, अब 296 ये जो है, 296 में से 292 सदस्यों का चुनाव होना था, 292 सदस्यों का चुनाव होना था और 4 सदस्यों का मनोनयन होना था। क्या, मनोनयन। ये 4 सदस्य वही थे, ये 4 सदस्य वही थे जहां पर गवर्नर प्रांत थे, ठीक है, जहां मुक्त मतलब मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, वहां से 4 सदस्यों को चुना जाना था। उसके बाद अब एक चीज ध्यान ये देना है, देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे इनका जो होया है, इनका तो चुनाव होना था, ध्यान देना, ये तो चुनाव के माध्यम से चुने गए, ये चुनाव के माध्यम से चुने गए, लेकिन ये देशी रियासत के जो प्रतिनिधि थे ये मनोनयन किया गया। मनोनयन यानी यह एक तरह से चयन किया गया। चयन का मतलब ये हो गया, जो रियासतें देखिए बच्चा हमारे राज्य में बुद्धिमान कौन सबसे ज्यादा, चलो इसको भेज दो, किस लिए, संविधान सभा में जाएगा। यानी अगर पूछा जाए क्या संविधान सभा पूरी तरह से निर्वाचित थी, आंसर होगा नो। क्या संविधान सभा पूरी तरह से मनोनयन थी, नो। यानी उसमें कुछ सदस्य निर्वाचित थे और कुछ सदस्य क्या थे, मनोनयन थे, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब ये जो 290 अभी तक आगे चलिएगा, थोड़ा सा एक बार फिर आते हैं पूरे टॉपिक पे। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों से हुआ, भी मैंने समझा दिया, और 4 का मुख्य आयुक्त प्रांतों से हुआ। अब एक चीज ध्यान देना है, संविधान सभा के चुनाव को जो चुनाव कराया गया जुलाई और अगस्त में कराया गया। कब, 1946 में जुलाई अगस्त में इसका चुनाव कराया गया। और टोटल जो 296 सीटें अभी आपने देखा था, उसमें से कांग्रेस ने 208 सीटें और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों को जीता, ठीक है। आगे चलते हैं। और 15 सीटें अन्य को मिली। ध्यान, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, यानी जो शुरुआत हुआ था उस वक्त संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रैल 1947 में फिर उसके बाद उन्होंने संविधान सभा में तृतीय अधिवेशन में भारतीय देशिक रियासतों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने का प्रारंभ किया। मतलब 28 अप्रैल 1947 बाद से धीरे धीरे शामिल होना शुरू कर। अब एक चीज ध्यान देना है, जो संविधान सभा थी मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। अप्रत्यक्ष क्यों, मैंने अभी जस्ट समझाया आपको, क्या समझाया था, जनता ने किसको चुना, जनता ने राज्य के विधायक को चुना, विधायक को चुना, और विधायक ने किसको चुना, सदस्य को, किसको, संविधान के सदस्य को। यानी एक प्रकार से अगर एक तरह से देखा जाए, जनता ने इसको चुना, इन्होंने इसको चुना, इसका मतलब क्या, एक प्रकार से इनडायरेक्ट। अगर जनता डायरेक्ट इनको चुनती तो शायद ये क्या था, प्रत्यक्ष होता, इसलिए क्या था, अप्रत्यक्ष, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रांत में, प्रांतों की विधानसभा का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। मैंने कहा ना, जो जितने प्रांत थे सभी के विधानसभाओं को, जैसे आज राष्ट्रपति चुनाव होता है, राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, जो राज्य के विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनाव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। वैसे ही वहां पे भी हुआ, ठीक है, कि वहां पे पहले जनता ने विधायकों को चुना और फिर विधायकों ने संविधान सभा के सदस्य को चुना। यह निर्वाचन वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित था। इसका क्या मतलब है, आधारित नहीं था, इसका क्या मतलब है, जैसे आज क्या है, आज के समय में क्या है, अगर कोई भी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई 18 वर्ष से अधिक है, क्या 18 वर्ष से अधिक है, तो क्या होगा, वो चुनाव दे सकता है, वो वोट दे सकता है, मानी वो वोट दे सकता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें वैयक्तिक मताधिकार को अपनाया नहीं गया था। और इसमें ध्यान दीजिए तब किस पे था, इसमें देखा गया जो मताधिकार था कर, शिक्षा, संपत्ति के आधार पर सीमित था। यानी अगर एक प्रकार से देखा जाए, ये जो चुनाव हुआ था सीमित मताधिकार पर आधारित था, ठीक दोस्तों।
आगे चलते हैं। 20 नवंबर 1946 में वायसराय के निर्वाचित प्रतिनिधित्व ने आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब हुई? अगर पूछा जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, तो क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। और ध्यान दीजिएगा, पहली जब बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 207, जिसमें 9 महिलाएं थी। पहली बैठक में 9 महिलाएं थी। पूरे संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी दोस्तों? टोटल 15 महिलाएं थी। ठीक है, अब वो क्या है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, पहले ध्यान दीजिए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। और कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया? निर्विरोध, निर्विरोध मतलब इसके लिए कोई चुनाव नहीं करना था कि हाँ किसको बनाया जाए, बल्कि निर्विरोध रूप से संविधान सभा के क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, क्या होगा उसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर पूछा जाए संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले कौन सा? डॉक्टर सच्चिदानंद थे। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद ही थे। ठीक दोस्तों, अब ध्यान देना है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ये था, जो आज के उद्देश्य क्या है? प्रियम्बल है। प्रियम्बल मतलब जानते हैं? उद्देश्य क्या लिखा है संविधान के पहले पेज लिखा गया है उद्देश्य का। उद्देश्य का मतलब ये था कि हम जो संविधान बनाने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, हम संविधान क्यों बना रहे हैं। इस प्रकार के जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, उसको किसने पेश किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, जो 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा द्वारा पारित करी। संविधान सभा के द्वारा पारित का मतलब ये हो गया, सभी संविधान ने सहमत से जारी की। हाँ, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, गणराज्य होना चाहिए, सभी को सामाजिक आर्थिक न्याय होना चाहिए ना। इस प्रकार के जो बातें कही गई संविधान उद्देशिका में, ये सब उस में स्वीकार किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, आपको पता है माउंटबेटन योजना का, इसके या 3 जून योजना, दो नामों से जाना जाता है, के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया। यानी भारत के संविधान सभा अलग कर दिया गया, मतलब उस वक्त भारत संविधान सभा और पाकिस्तान संविधान सभा अलग हो गई। ठीक है, उसका जब संविधान सभा अलग हो गई थी, कुल सदस्य संख्या करके कितना हो गई? 299, जिसमें भारतीय प्रांतों के 229 सदस्य थे और रियासतों के 70 सदस्य थे। यानी 389 घट गए, बचे कितना? उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो संविधान बना है पूरा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, यानी संविधान जो बना है दोस्तों कितना बना है? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। ज्ञातव्य तो है कि लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट पर इसका 2 वर्ष 11 माह 17 दिन दिया गया है। यानी कभी कभी 17-18, अक्सर एग्जाम में 18 दिन करके ही पूछा जाता है और आप सभी यही रहता है। ठीक दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा, जिसका कारण है संभवतः संविधान सभा का द्वारा अंगीकृत किए जाने के दिन को संविधान सभा में नहीं। इसका मतलब यह है 2 साल 11 माह 17 दिन क्यों लिखा जाता है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जिस दिन अंगीकृत किया गया संविधान, उस दिन को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर, जिसको हम संविधान सभा दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकृत किया गया है, उस दिन को नहीं लिया जाता इसमें। ठीक है, इसमें कुल 11 अधिवेशन हुए, कुल 165 अवधि दिन हुए, और जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया, और 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ध्यान देना है दोस्तों, और 12वां जो अधिवेशन हो रहा है 24 जनवरी 1950 को होता है। 11 अधिवेशन करते संविधान सभा के पुनः 24 जनवरी 1950 को पूछा गया प्रश्न है कि संविधान कुल कितने अधिवेशन हुए हैं, कई बार पूछा जाता है। उसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 12। क्यों 12 होगा? क्योंकि 26 नवंबर 1949 के तो हो चुका था, लेकिन एक और अधिवेशन होता है जो 24 जनवरी 1950 को होता है। अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो अधिवेशन की संख्या कितनी हो जाती है? 12। इसे ध्यान देना है, अगर पूछा जाए प्रश्न तो उसका आंसर क्या होगा? 12। और ध्यान देना है, जब सदस्यों द्वारा संविधान में हस्ताक्षर कितने, ध्यान दीजिएगा, संविधान जो बना है कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है? 200
1984। एक चीज और ध्यान देना है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनगल नरसिंह राव BM राव ने संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा जो संविधान बन रहा था उनको जो सहायता दिया जा रहा है, सलाह दी जा रही है, किसके द्वारा दिया जा रहा है? BM राव के द्वारा दिया। आपको दो राव मिल गए, एक MN राय मिल गए, एक BM राय मिल गए। MN राय जो थे पहली बार जो किए थे 1934 में, ध्यान दीजिएगा MN राय क्या किए थे 1934 में, क्या किए थे? संविधान सभा की मांग की बात किए थे। और बेनगल राव जो थे, ये बेनगल राव जी जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा जाता है कि आखिर संविधान सभा के संवैधानिक प्रमुख मतलब संवैधानिक सलाहकार कौन थे। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो बेनगल राव थे, बेनगल राव या BM राव जिसे हम कहते हैं, ये जो थे उतने ही बुद्धिमान और ज्ञातत्व थे मतलब जितना अम्बेडकर जी थे, यानी लगभग दोनों में समकक्षता मिलती जुलती है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को क्या किया गया? संविधान को अंगीकृत किया गया। अगर पूछा जाए आखिर संविधान कब अंगीकृत हुआ तो क्या हुआ? एक शब्द आता है अंगीकृत, दूसरा होता लागू होना। अगर पूछा जाए अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, उद्देशिका का लास्ट लाइन जब पढ़ेंगे उसमें यह लिखा गया हम संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लाइन में यह लिखा गया है। और जो लागू हुआ है दोस्तों 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। क्यों लागू हुआ है? क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैं इसका बैकग्राउंड बताते हूँ 26 नवंबर को ही क्यों लागू हुआ। क्योंकि 1930 में क्या चला था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। इससे पहले 26 जनवरी 1930 को एक दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि जो 1900 और चीज ध्यान दीजिएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन था। कौन सा? लाहौर अधिवेशन। उसी में लाहौर अधिवेशन के समय जवाहरलाल नेहरू जी ने 26 नवंबर को रावी नदी के तट पे झंडा लहराया था। उसे एक इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाते चले जा रहे थे 20 वर्षों से, इसीलिए इस दिन को संविधान को लागू करने की बात की गई। ठीक दोस्तों, कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल 15 महिलाएं थी। एक चीज ध्यान देना, क्या आपको लगेगा क्या सर पूछा जाता है? हाँ बिल्कुल पूछा जाता है। महिलाओं की संख्या कितनी थी? ये संविधान में बार बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम में पहला कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित थी, पीछे हुआ प्रश्न है। राजकुमारी अमृता कौर थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, लीला राय थी, जी दुर्गाबाई थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका रे थी, मालती चौधरी थी, दक्षयानी थी, बेगम एजाज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला। यानी अगर पूछा जाए संविधान सभा के ऐसी कोई महिला थी जो मुस्लिम थी तो क्या होगा? बेगम एजाज रसूल। ठीक है, एनी मस्करीन और अम्मू स्वामीनाथन। 11वीं राष्ट्रीय ने यह कहा था संविधान सभा क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेसी भारत था। ठीक, आगे चलते हैं। अगर ये स्टेटमेंट बार बार एग्जाम पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि आखिर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया दोस्तों? तो क्या था? 2 सितंबर 1946 को। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को शामिल नहीं थे। जो सरकार जब गठित चुकी आपको पता है अप्रैल में 94 इसमें जब मुस्लिम लीग पहले बाहर हुए थे लेकिन बाद में धीरे धीरे शामिल हुए थे, लेकिन फिर विभाजन हो जाता है, फिर पूरी तरीके से 1947 में अलग हो जाते हैं। भारत का पुनर्गठन किया गया। ठीक दोस्तों, सरकार का 26 अक्टूबर 1946 को सरकार द्वारा सरकार का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं। इसमें कौन सा प्रश्न है? पूछा है भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों स्वराज पार्टी ने। अभी आपने पढ़ा कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। ठीक है, क्या मई 1934 को रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया, क्या कहा गया दोस्तों? कि वयस्क मताधिकार पर आधार पर
निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। ठीक है, अगर पूछा जाए पहली बार किसने कहा तो क्या होगा, कौन सी मांग किया था, कौन से किए थे, स्वराज पार्टी। और व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए तो स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा के विचार प्रस्तुत किया, तो कौन थे दोस्तों, एम.एन. राय। ठीक दोस्तों, एम.एन. राय, तो ये आपने पढ़ा था। जस्ट चलते हैं आगे नीचे। किसने कहा संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा पर प्रतिनिधित्व कर सकती है। किसने कहा दोस्तों, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहना था क्योंकि ये खुद कर सकती है, मतलब भारतीय जनता कुछ खुद कर सकती है, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। कब कहा था इसको, महात्मा गांधी ने वर्ष 1939 में हरिजन नामक पत्रिका थी गांधी जी का, आप जानते हैं, उसमें एक लेख प्रकाशित किया, क्या ना, द ओनली वे। उन्होंने उसमें क्या कहा, संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है, यानी जो संविधान सभा होगी अकेले ही, मतलब किसी की आवश्यकता नहीं है सहायता करने के लिए, एक संविधान सभा का निर्माण किया जा सकता है। दोस्तों आगे चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कब किया गया दोस्तों, जो कि इसमें देखिए साइमन कमीशन ने नहीं कहा था, इसमें भी नहीं कहा था, लेकिन किस प्रस्ताव में इसको कहा गया था, किस प्रस्ताव ध्यान दीजिए कब आया था, 1942 में आया था। इसने क्या 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 कहा था, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने की बात कही गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आईएएस के प्रश्न ध्यान दीजिएगा। किस प्रस्ताव के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, क्या है इसमें, संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अच्छा, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। अच्छा, नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपने भावी स्थितियों ब्रिटेन के से अलग संधि कर सकते। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसमें ध्यान देना है, यहां प्रांतों द्वारा निर्वाचित थे, ध्यान देना है, निर्वाचित थे, क्या प्रांतों द्वारा निर्वाचित थे, बल्कि रियासतों द्वारा क्या थे, नामित थे। कंफ्यूज करने की बात की गई। क्या दिया है, 1942 के भारतीय नेताओं के वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा था, जिसे क्रिप्स मिशन कहते थे। इसका प्रस्ताव क्या थे दोस्तों, देखते हैं। इसमें यह कहा गया था, पढ़िएगा, युद्ध की समाप्ति पर संविधान का एक निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या युद्ध क्रिप्स प्रस्ताव ने क्या प्रस्ताव दिया है कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा भाई साहब, आपके लिए क्या किया जाएगा, एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कितना बुद्धिमान है, पहले युद्ध में सहायता करो, फिर हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे। अच्छा, इसलिए गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक है, यानी ऐसा बैंक है, ऐसा चेक है जिसका मतलब बैंक दिवालिया हो चुका है। ठीक दोस्तों, आगे है, फिर कह रहा है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ध्यान देना है, फिर मैंने कहा जो संविधान सभा बनेगी वो प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से बनेगी, जो भारतीय रियासतों द्वारा नामित होंगे, तथा जो भारतीय रियासतें होंगे उसके द्वारा नामित किए जाएंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा, इसीलिए कांग्रेस दिया गई थी। यदि, और इसमें भी, यदि कोई नया संविधान स्वीकार करने में तैयार ना हो तो वह अलग अलग संघ और पृथक संविधान बना सकता है। इसी पे कांग्रेस और वो भटक गए थे। ठीक है, भटक गए थे। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत के आवंटित सदस्यों को निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी थी दोस्तों, जनसंख्या अनुपात 10 लाख। अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था। अभी चलते हैं, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, देख लीजिए एक बार। कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया और इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन की एक सूत्र प्रस्तुत किया। ठीक है, क्या कहा था इसने कहा था, जिसके आधार पर यह कहा था संविधान सभा क्या होगी, निर्वाचित होगी। कैसी होगी, निर्वाचित होगी, और प्रांतों के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या जो होगा, जिसका जो आधार होगा 10 लाख व्यक्तियों पर एक होगी। मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया, आप देख लीजिएगा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। आपको पता है दोस्तों, कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, कौन कौन थे, एक पैट्रिक लारेंस थे,
और अलेक्जेंडर क्रिप्स थे, और सॉरी एवी अलेक्जेंडर थे और स्टैटफोर्ड क्रिप्स थे। ये विलियम वुड उसमें नहीं थे। ये 3 सदस्य जो मिलकर कैबिनेट मिशन की कब आए थे दोस्तों? कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। कौन कौन थे? स्टैटफोर्ड क्रिप्स जो इसके बोर्ड के अध्यक्ष थे, मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैट्रिक लानर भारत के सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा के गठन किया गया कब? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। कौन से दोस्तों? कैबिनेट मिशन के तहत गठित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? संविधान सभा के निर्माण की योजना के तहत, किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। जस्ट आपने पढ़ा। संविधान के अंतिम सरकार कार्यपालिका परिषद उप सभापति कौन थे? यानी जब 1946 में दोस्तों, जब अंतिम सरकार गठन किया जा रहा था, उस वक्त जो उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू जो थे, जो सभापति था कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक, ध्यान दीजिए कि नीचे इसमें के एक्सप्लेनेशन है। 24 अगस्त 1946 को अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है। वायसराय जो थे, इनमें से कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष, यानी जो लॉर्ड माउंटबेटन थे इसके अध्यक्ष थे, और जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? आपके उपाध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतिम सरकार का सदस्य नहीं था? ध्यान देना है, उस वक्त श्री डॉक्टर राधा कृष्णन जी उसमें नहीं थे। और कौन कौन? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, राजगोपाल अगारी जी थे, और कौन कौन थे देख लीजिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 में अंतिम सरकार को गठन की बात हुई थी, जो 2 सितंबर 1946 को गठित हुई थी। अंतिम सरकार का गठन हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 2 स्पीशीज प्रश्न हुए पिछली बार, पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, आखिर कब गठन हुआ था। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी जो थे, आपके ध्यान है, राजगोपालाचारी वही राजगोपालाचारी हैं जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर हैं। अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, कौन है? राजगोपालाचारी जी थे। और कोई क्या थे? ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। और डॉक्टर राधाकृष्णन इसमें नहीं थे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब ये पूछा हुआ प्रश्न है ना, मैंने कहा पूछा हुआ प्रश्न पीसीएस का। अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई? 24 अगस्त 1946 को भी जस्ट हम लोगों ने देखा। आगे चलते हैं दोस्तों। आईएएस 2007 का प्रश्न है, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदुओं मुसलमानों के सदस्यों की संख्या समान होनी थी। बात तो सही, बहुत कूटनीतिक इंसान था ये, बहुत कलाकार था। ठीक है। बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था भारत से बंटवारे, ससुरा अंग्रेज साला बंटवारे से बचेगा, उस तो चाहेगा भारत खंड खंड हो जाए। इसका मतलब ये आप तो गलत है। अगर कॉमन सेंस आपके पास होता, इसका मतलब क्या? पहला सही दूसरा गलत। देखा आप सर, देखिएगा, लॉर्ड लिथगो के स्थान पर आर्कुट बोल्ट बेवल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त हुए। भारतीय संवैधानिक गतिरोध दूर करने के उद्देश्य से 1945 में लंदन गए थे, और वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की और कुछ प्रस्ताव कहा। क्या कहा? और उन्होंने जून 1945 में प्रस्ताव बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उन्होंने अपने प्रस्ताव में कहा था, क्या था कि उन्होंने कहा था जो परिषद होगी, जो मतलब जो कार्यकारी परिषद होगी, उसमें मुसलमान सदस्यों और हिंदू सदस्यों की जो संख्या होगी बराबर होगी, तथा परिषद में वायसराय कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य क्या होंगे? भारतीय होंगे। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना था। कांग्रेस इनको बहुत लताड़ा था। ठीक है। भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान किया गया था। ठीक है। बेवल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना नहीं, युद्धोध करना, भारतीयों को पूर्व शासन दिशा में आगे बढ़ाना, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना था। इसका उद्देश्य
कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, ठीक है, और जिससे भारत के विभाजन को रोक सके। मतलब अगर ये चाहते ही अंग्रेज तो भी विभाजन करते। सोचो तुम 1909 को मुस्लिम लीग क्यों दिए थे? अगर बंटवारा ही तो चाहते थे, कुत्ते कहीं के। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान सभा के विषय में सत्य है? पहला क्या है? वैयक्स मताधिकार पर आधारित। भाई साहब अभी आपने पढ़ा था वैयक्स मताधिकार पर आधारित नहीं था, पहला ऑप्शन दोस्त, ठीक। फिर कह रहा है यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी। भाई साहब थी नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ तो दूसरा भी ऑप्शन गलत है। अब कह रहा है अगर हम देखें ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा ऑप्शन यही, अब यही बचा है। ये बहुदलीय निकाय था, सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी सही है। यानी 3 और 4 देखते हैं, इसमें देख लिया जाए। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों में विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया, और संविधान सभा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का परिणाम थी। दोस्तों हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, और इसका निर्वाचन वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। संविधान सभा में अनेक सदस्यों के लोगों से शामिल थे और कई समितियों के माध्यम से उन्होंने काम किया। आपको अभी आगे समिति आप पढ़ेंगे कौन कौन सी समितियां गठन की गई थी, ये आप आगे पढ़ेंगे, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कौन है, क्या है अगला प्रश्न? देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? क्या है इसमें? पहला है यह वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित नहीं थी। भाई साहब बात तो सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थे, यह तो गलत बात है, प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, ये तो गलत है, बहुदलीय संरचना थी, कई समितियों के माध्यम से कार्य करती थी, ये भी सही। यानी पहला ए और डी सही है, ए और डी सही है। अभी उपयुक्त एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, वही में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा के बारे में कथन गलत है? मतलब कौन सा सही गलत है इसमें से? इसने बड़ी संख्या में समितियों के मदद से काम किया, बात तो सही है भाई। और प्रारीफ समिति इसमें महत्वपूर्ण थी, ये भी ऑप्शन सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, बात तो सही है भाई साहब, अल्पसंख्यकों को दिया। निर्वाचन सार्वभौमिक वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित था, क्या ये बात सही है? नहीं, यही बात नहीं सही, मतलब ये गलत गलत पूछा तो ये चीज नहीं सही है, ठीक है। क्या है? संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, ठीक है, न कि सार्वभौमिक रूप से, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों क्या था? जो संविधान सभा मतलब जो सदस्य निर्वाचित हुए थे, कैसे निर्वाचित हुए थे दोस्तों? कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था। अच्छा, ये तो गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये भी गलत है। कौन किए थे? हम लोग खुद, हमारे प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा खुद चुने गए, ठीक दोस्तों, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए थे। अच्छा, ये ऑप्शन सही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में भारतीय इतिहास के संदर्भ प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य क्या थे? प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित थे, यानी जो उनके जो प्रांत जिससे आधार सभा सदस्य होते हैं, राज्यों से निर्वाचित होते हैं, वैसे उसी समय निर्वाचन किए गए, ठीक दोस्तों। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था दोस्तों? प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था, हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान सभा में चुने गए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी आपको मैंने कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक दोस्तों। और ये बी आर अम्बेडकर जी कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक। आगे देखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से कौन किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्षता कौन किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया और निर्विरोध रूप में किया था, ठीक दोस्तों। संविधान सभा का प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? प्रथम बैठक की बात की है तो सच्चिदानंद सिन्हा। अगर इसमें अस्थायी, देखिए इसमें राजेंद्र प्रसाद भी नाम है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है। अब आप कंफ्यूज, अरे प्रथम की बात पूछे, प्रथम मतलब चाहे अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, तो प्रथम को सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक दोस्तों, ठीक दोस्तों। आगे चलते हैं।
काफी ज्यादा प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, तो देखते हैं एक साथ में। देख रहे थे कितने प्रश्न हैं, आगे चलते हैं। पूछा गया भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया। ठीक दोस्तों। फिर पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के सभापति कब चुना गया दोस्तों? आपको पता है दिसंबर 1946 में चुना गया। बीपीएससी की एग्जाम है, एग्जाम, उसमें पूछा गया था। संविधान के भारत के संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चूंकि ऑप्शन नहीं थे वो, तो अगर सच्चिदानंद सिन्हा होते तो शायद आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता था। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है? क्या संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को? बिल्कुल सही है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ध्यान देना है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। कितना गजब का प्रश्न पूछा है। पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये सच्चिदानंद सिन्हा कैसे थे? अस्थायी अध्यक्ष। इसका मतलब क्या है? ये गलत है। फिर है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। बात तो बिल्कुल सही है। ठीक दोस्तों। इसका मतलब ऑप्शन बी सही, 1 और 3 सही है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। हम लोग बार बार यही चर्चा कर रहे हैं, आपको रट जाना चाहिए जितने देख रहे हैं। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे 11 दिसंबर 1946 में पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी जी जो थे इसके उस सभापति के, मतलब संविधान सभा के क्या थे? प्रथम उपसभापति थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति कौन थे दोस्तों? फ्रैंक एंथनी जी थे, और जिन्हें 9 दिसंबर 1946 में मनोनीत किया गया था। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी जो थे ये अस्थायी उपाध्यक्ष थे। यानी पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सभापति कौन? फ्रैंक एंथनी। पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी उपाध्यक्ष कौन? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा की स्थापना की गई, कब की गई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में। आपको रटा होना चाहिए। संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? दिसंबर 1946 में हुआ। ठीक है, ये सब बार बार चल रहा है। आगे चलते हैं। अब जो प्रश्न बार बार हो चुके हैं उसको बार बार नहीं देखें। पहली बैठक कब? संविधान सभा की पहली बैठक कब? 9 दिसंबर 1946। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस, एक मिनट नीचे आइएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत में संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव किया था? 5वीं बैठक। जब 5वीं बैठक थी उस वक्त क्या, कब हुई थी 5वीं बैठक? 13 दिसंबर 1946 में पहली जब 5वीं बैठक थी उस वक्त जो हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। आपको पता है दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार से दर्शन था संविधान का, आखिर हमारा संविधान कैसा होगा, और यही आगे चल के भारत की प्रस्तावना या भारत की प्रियम्बर या भारत के उद्देश्य क्या बने। ठीक दोस्तों। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 में। पारित कब हुआ था? जनवरी 1947 में। ठीक दोस्तों। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों? 22 जनवरी 1947। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ रहा है तो 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। 22 जनवरी 1947 संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और 22 जनवरी को 1947 इसको स्वीकृति प्राप्त हो गई, और यही आगे चल के क्या बना? भारत की उद्देश्य का यह प्रस्तावना बना, ये प्रियम्बल बना, जो भी आप कहना चाहते हो सब बन गया। ठीक है। फिर क्या क्या? संविधान सभा के सम्मुख
संविधान की प्रस्तावना प्रस्तुत किसने किया दोस्तों? विजय से देखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। आगे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया। बढ़ते हुए चलते हैं, क्योंकि बार बार वही चीजें आ रही हैं। संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। क्या पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था? बिल्कुल था भाई, उसी के आधार पर हमारा संविधान निर्माण हुआ था, तो स्वाभाविक है असर तो रहा ही होगा। अच्छा, उद्देश्य क्या बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को कोई पूर्ति करती है, ये भी बात सही। क्यों भाई साहब, उद्देश्य तो पूर्ति करती है ना, संविधान कैसा होगा? बिल्कुल सही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था, बिल्कुल भारत के लोगों ने जो इसको बनाया था। फिर राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, क्या ये बात सही है? राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य मतलब एक होता है दोस्तों, मैं समझा देता हूँ, हेड ऑफ स्टेट। सीधा जी किसका ऑप्शन ये गलत है। एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, बहुत बारीक चीज होती है। दो चीज होता है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट, दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार का फर्म। स्टेट मतलब राज्य, राज्य का मतलब ये हम यूपी बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिक की बात कर रहे हैं। पॉलिटिक जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसे कहते हैं राष्ट्रपति को, या और राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कितना होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्यों? अप्रत्यक्ष किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा। ठीक है, यानी जो हेड ऑफ स्टेट है वो अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा चुना जा रहा है? जनता के द्वारा चुना जा रहा है। इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन गलत है। जो गवर्नमेंट होता है इसका हेड कौन होता है दोस्तों? पीएम होता है। और पीएम जो होता है डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। इसलिए क्या हुआ, हेड ऑफ अगर गवर्नमेंट पूछता, सरकार का प्रमुख पूछता, तो क्या होता? वो आपका चुना जाता, मतलब जनता के द्वारा चुना जाता प्रत्यक्ष रूप से। अगर अप्रत्यक्ष रूप की बात की जा रही है तो हेड ऑफ स्टेट कौन है? आपको राष्ट्रपति होता है और उसमें चुना जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना है, जो हेड ऑफ स्टेट है, जो हेड ऑफ स्टेट है इसका चुनाव कैसे हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? भारत को गणराज्य कहा जाता है। गणराज्य या रिपब्लिक, गणराज्य या रिपब्लिक। इसका मतलब ये हो गया, रिपब्लिक वही होगा जहां पे हेड ऑफ स्टेट का चुनाव होता हो। ठीक दोस्तों, ये देखिएगा, भारत के संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे पढ़ेंगे निर्वाचन विधि कैसा है राष्ट्रपति का, क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा हो रहा है, समझा ज्यादा रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है, इसमें उबिएगा नहीं। एक चीज एक बार देख लेंगे, मैं गारंटी लेता हूँ दोबारा भूलने नहीं दूंगा। संविधान सभा को कुल बनाने में भारतीय संविधान को कुल कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? कुल 12 हुए थे। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में समय लगा था। इस दौरान कुल 11 अधिवेशन और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक दोस्तों, पूरा ये जब 26 नवंबर को हो गया था, 26 नवंबर 1949 को जो अधिवेशन हो 11वां अधिवेशन था, लेकिन इसके बाद 24 जनवरी 1950 को फिर से एक बार हुआ था। इसलिए पूरा कितना अधिवेशन हो गया दोस्तों? 12। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि कौन सी थी दोस्तों? 24 जनवरी 1950। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा के कितने समय लगा था दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन। फिर से वही प्रश्न है बार बार, क्या होगा ऑप्शन? यही होगा। आगे चलते हैं। संविधान सभा के संबंध कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा है? संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को था, बिल्कुल सही है। अंतिम अधिवेशन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित घोषित हुए, बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हुआ था इसमें एक्सप्लेनेशन देखें। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान जनगण मन आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसी अंतिम बैठक में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था और संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसमें कुछ सम्मिलित करने के लिए दिया गया है, जिसमें सूची x और y को सम्मिलित करना है। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन?
इसमें चूंकि फ्रैंक वाला नहीं दिया गया था, कौन से, एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति को मूल रूप से एक मात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान रियासतों में से प्रतिनिधित्व करने वाला सभा, संविधान सभा के सदस्य और संविधान सभा में समितियों के अध्यक्ष। कौन से इसमें देखिएगा, ऑप्शन बी, सम्मिलित नीचे पढ़ लीजिएगा। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन, एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूल एकमात्र कांग्रेसी के मुंशी, राजस्थान रियासत के प्रतिनिधि के रूप में वीटी कृष्णमाचारी, और संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे, ध्यान देना है, लेकिन जो अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो एच.सी. मुखर्जी थे। अब हम लोग ऊपर भी देखे थे, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे कौन थे दोस्तों, सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों, बी.एन. राव जी थे। हम लोग पढ़े थे ऊपर जस्ट एक्सप्लेनेशन के, बी.एन. राव जी क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। आगे चलते हैं दोस्तों। संविधान सभा के प्रथम प्रारूप तैयार करने के, संविधान सभा का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया दोस्तों, बी.एन. राव जी ने किया था। मैंने कहा ना कि संविधान सभा में बी.एन. राव जी जितना जानकार या विशेषज्ञ अम्बेडकर जी थे, उतना ही बी.एन. राव जी थे, उससे समकक्षता थी। इसलिए इन्होंने पहली बार क्या किया था, प्रारूप तैयार किया था। आगे देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव जी द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिस पर विचार परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा समक्ष संविधान मसौदा प्रस्तुत किया गया। और बी.एन. राव मूल रूप से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों में इस संविधान को प्रारूप बनाया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान के तृतीय वाचन का प्रारंभ हुआ। ये आरआई क्या मतलब, आरआई वाला जब प्रश्न हुआ था 2014 में, तब पूछा गया था। कब हुआ दोस्तों, ये 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ होगा, 26 नवंबर 1949 को हुआ था। संविधान सभा का प्रारूप भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 हो गया दोस्तों। ठीक, इसी समय क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान के उद्देश्य क्या, प्रस्तावना का में उल्लेख किया गया है क्या, 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण रूप से पारित होने और उसके अंतिम रूप देने के 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक दोस्तों, और ध्यान देना, वो लागू कब हुआ है दोस्तों, ये 1950 में लागू हुआ। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का संविधान सभा अंगीकृत किया कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, जाके देख लीजिएगा। फिर से वही है, कब अंगीकृत किया गया, कब स्वीकृति प्रदान की, 26 जनवरी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृति कब किया गया, तो दो डेट दिया गया इसमें, 26 नवंबर 1949 भी दिया है, 26 जनवरी 1950 भी दिया है। चूंकि स्वीकृति की बात कर रही है, तो कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949। किस तिथि को अपनाया गया था दोस्तों, तो अपनाया गया 26 जनवरी 1900। आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं 26 जनवरी 1950 में और इसमें, ध्यान देना है, अपनाना अलग है, लागू होना अलग है। इसी समय कुछ अनुच्छेद लागू भी हो गए थे। संविधान सभा कब लागू हुई थी दोस्तों, अब लागू की बात हो रही, अब यहाँ पे 26 जनवरी 1950 होगा, यहाँ अगर 26 नवंबर 1949 होता, ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि इस वक्त पूरी रूप से लागू नहीं होता। संविधान सभा लागू कब हुई थी दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन दे दिया ना, एक ऑप्शन दिया 26 नवंबर 1949, कुछ लोग इस पर ऑप्शन मार देंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि लागू होने की बात की जा रही है, कब होगा, 26 जनवरी 1950। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ये लॉजिक मैंने बता दिया है आपको। आखिर संविधान सभा को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किया गया, क्योंकि कांग्रेस इस तिथि को 1930 से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ध्यान देना है। अब एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को, यानी लाहौर अधिवेशन हुआ था, मैंने कहा था ना, अब पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की संकल्प लिया गया था। ठीक दोस्तों, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, परंतु 15 अगस्त 1947 जब भारत स्वतंत्र हो गया,
तब से प्रत्येक 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप मनाया जाने लगा और 26 जनवरी तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। ठीक दोस्तों, संविधान संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन लागू हुआ था। कब? 26 नवंबर। अभी देखिए इस बार सरकार ने संविधान दिवस की घोषणा भी की है। कब? 26 नवंबर को किया गया संविधान दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई है। क्यों? क्योंकि इसी दिन क्या किया गया था? संविधान बनकर लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, अंगीकृत किया गया था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या पूरी तरीके से लागू हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान संविधान भारतीय संविधान को अपनाया गया। कब अपनाया गया? संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया। ना तो ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाया गया था, ना तो गवर्नर जनरल द्वारा किया गया, ना भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा? एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा निर्मित किया गया दोस्तों? संविधान सभा द्वारा। किसी लोगों ने, न तो गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था, ना संसद द्वारा, कोई नहीं किया था। और कौन किया था? संविधान सभा ने किया था। भारत का संविधान अंगीकृत और नियमित हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? अंगीकृत और नियमित 26 नवंबर 1949 को। डेट बदल के दिया है, कंफ्यूज हो सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या? सबसे पहले क्या हुआ था? प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान का अंगीकृत नियमित, अच्छा। संविधान सभा के प्रत्येक प्रवृत्त होने की तिथि, अच्छा। संविधान सभा की बैठक, प्रथम बैठक। अब सोचिए पहले, सबसे पहले क्या होगा? बैठक कोई होगी, यानी चौथा ऑप्शन, ठीक। उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई थी और उसके बाद इधर आइए, एक्सप्लेनेशन नहीं देख लिया जाए कि जरूरी है, थोड़ा जल्दी कर देते हैं और टाइम बहुत लगेगा। संविधान सभा को प्रथम बैठक कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 में। भारतीय संविधान का अंगीकृत नियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और प्रवृत्त होने मतलब लागू होना, ध्यान देना है। अब प्रवृत्त मतलब कंफ्यूज, प्रवृत्त मतलब क्या होता है? मतलब लागू होना। कब? 26 जनवरी 1950 में। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन कहां से हुआ दोस्तों? ये बंबई प्रेसिडेंसी से हुए थे। ध्यान देना है, पहले ये बंगाल में हुए थे। जब जो अम्बेडकर जी थे, पहले ये बंगाल से निर्वाचित हुए थे। हुआ क्या, जब बंगाल का विभाजन हो गया, पाकिस्तान में चला गया, तब इन्हों बंबई से चुना गया। 1946 में संपन्न भारतीय संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अब विभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्व भाग में निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला जाने का अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी से और पूना सदस्य क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस एम.आर. जयकर ने त्यागपत्र दी। किसके स्थान पर हुए थे? एम.आर. जयकर, क्योंकि जो पूना वाली क्षेत्र था, एम.आर. जयकर वहां से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और फिर वहां से उन्होंने अम्बेडकर जी वहां से चुने गए। अगर पूछा जाए प्रथम निर्वाचन कहां से दोस्तों? पूर्वी बंगाल के से हुआ था। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? 1891 में इनका जन्म हुआ था। 1956 में क्या हुआ था? इनका मृत्यु हुआ था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श परिषद भारत सरकार नियम 1935 पारित हुआ था। अच्छा, सही बात है। ठीक कह रहा, भारत सरकार नियम 1935 ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ के रूप में ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ये दोनों बात स्टेटमेंट सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। अच्छा, सही बात है, केवल दूसरे में लिया था। ध्यान देना है, केवल अगर पूछा जाए इतिहास में, केवल दूसरे में लिया था कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो कौन सा होगा? सिर्फ दूसरे में, पहले और अंतिम में नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ठोस योजना के अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबे और भारतीय रियासतों के एक संघ आधारित एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना किया गया। ठीक दोस्तों, भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अच्छा, सही है। इससे एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये तो बात दोनों सही से भाई साहब, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, भारत का संविधान देश के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः सक्षम है। भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इनमें संशोधन और संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर
इसमें विभिन्न देशों के संविधान के तत्व विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। गृहीत मतलब यह है कि जो गृहीत मतलब क्या है, जो कहीं से लिए गए हैं, यानी कहीं से प्रेरित है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की कौन कहा था? मौलाना आजाद ने। कहा भैया क्या कहा थे ना, संविधान सभा के वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे जोरदार से समर्थन दिया था। ठीक दोस्तों, आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था ऐसा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इनका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। कौन कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। कब कहा था? प्रश्नगत कथन संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का है और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपनाए जाते समय यह वक्तव्य दिया था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व कम करके आका। कथन किसका है दोस्तों? आइवर जेनिक्स का है। आइवर जेनिक्स ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, किसने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस थी? कांग्रेस भारत था। ऑस्टिन ने कहा था। लोग ऊपर देखे, ऑस्टिन के गेरविन ऑस्टिन जो थे, इन्होंने ही कहा था, जो पद्म पुरस्कार से इतिहासकार थे। भारतीय संविधान कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार गेरविन ऑस्टिन ने कहा था। इनकी बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने ऐसा कहा था। ठीक दोस्तों, संविधान सभा की कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, पूछा हुआ प्रश्न है। अब चलते हैं दोस्तों संविधान की प्रमुख समितियां। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख समितियां। अगर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जो अमोघ क्लासेस करके है। अमोघ क्लासेस है, ये मेरा टेलीग्राम है। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पे जीएस संबंधित में सभी सेगमेंट को तैयारी करा रहा हूं, जो आरओ एआरओ पीपीएससी संबंधित है। और आप अदर एग्जाम जैसे पुलिस, पेट या अदर एग्जाम कुछ देते हैं, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, वहां से सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, धन्यवाद।